नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित करंट के टॉपिक की चर्चा करेंगे और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत भारत के निजी क्षेत्र के रॉकेट। ठीक है ना? तो जो भारत के निजी क्षेत्र के रॉकेट हैं, उस निजी क्षेत्र में जो हमारे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत जो निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं, जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, उसमें पहली कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस। दूसरी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है ध्रुव स्पेस। तीसरी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी अग्निकुल कॉस्मोस और चौथी है वन वेब। ठीक है। अब ये जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, जैसा कि आपको पता है कि 2023 में भारत की स्पेस पॉलिसी लागू हुई और उस स्पेस पॉलिसी के तहत भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में प्राइवेट सेक्टर के इन्वॉल्वमेंट पर ध्यान दिया गया। और यह बात पूरी तरीके से सत्य है कि कोई भी देश या कोई भी अंतरिक्ष एजेंसी अपने देश की आवश्यकताएं और वैश्विक लेवल की आवश्यकताओं को अकेले दम पर पूरा नहीं कर सकती है। तो इसके लिए प्राइवेट सेक्टर का होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे फॉर एग्जांपल देख लीजिए कि नासा को देख लीजिए, स्पेस एजेंसी आपकी अमेरिका की है, लेकिन नासा के बराबर वहां की प्राइवेट सेक्टर की स्पेस एजेंसी है एलन मस्क की स्पेस एक्स। तो उसी तरीके से भारत में भी अंतरिक्ष कार्यक्रमों में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी के लिए जो भारत की नेशनल पॉलिसी लाई गई स्पेस पॉलिसी, उसके तहत प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्वमेंट पे जोर दिया गया, उसके औद्योगिकरण पे जोर दिया गया। तो यहां पर जो पहली हमारी स्पेस कंपनी थी स्काई रूट एरोस्पेस, इसके द्वारा 2022 में क्या किया गया, एक विक्रम एस रॉकेट को विकसित किया गया। और ये जो विक्रम एस रॉकेट था, ये पहला रॉकेट था प्राइवेट सेक्टर का और इसको लॉन्च किया गया 2022 में। और यह एक छोटा उपग्रह प्रक्षेपण यान है। यह बात दूसरी है कि इसको लॉन्च तो किया गया, लेकिन यह कैरमन लाइन के ऊपर ही थोड़ा सा गया था या कैरमन लाइन के आसपास गया था। जैसा कि आप लोगों को पता है कैरमन लाइन क्या होता है। जो कैरमन लाइन होती है, ये जो कैरमन लाइन है, जैसे आपकी ये पृथ्वी है, ठीक है ना? तो अब ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी जैसे मान लीजिए यहां पर ये आपका अर्थ है, तो इस अर्थ से 100 किलोमीटर ऊपर एक काल्पनिक रेखा हम मानकर चलते हैं। ठीक है। इस काल्पनिक रेखा को हम बोलते हैं कैरमन लाइन। कैरमन लाइन बोलते हैं इसको। इस कैरमन लाइन के जो नीचे का जो क्षेत्र होता है, उस देश का अपना वायु क्षेत्र है, लेकिन इस कैरमन लाइन के ऊपर का जो क्षेत्र होता है उसको अंतरिक्ष का क्षेत्र माना जाता है। किसके लिए? कृत्रिम उपग्रहों के लिए, प्राकृतिक उपग्रह के लिए नहीं। तो कृत्रिम उपग्रहों के लिए जो अंतरिक्ष माना जाता है वह इस कैरमन लाइन के ऊपर माना जाता है। तो यहां पर जो बात हो रही है विक्रम एस रॉकेट की, तो विक्रम एस रॉकेट जो है ये लॉन्च किया गया था किसके द्वारा? स्काई रूट के द्वारा लॉन्च किया गया था। और अगर हम विक्रम एस रॉकेट की जो कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस की हम बात करें, तो स्काई रूट एरोस्पेस स्थापना हुई थी 2018 में हैदराबाद में। इसरो के पूर्व वैज्ञानिकों के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। 2022 में विक्रम एस लॉन्च किया गया था और यह भारत की पहली निजी रॉकेट कंपनी थी। 500 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट में 480 किलोग्राम पेलोड ले जाने में क्या थी? सक्षम थी। ठीक है ना? तो याद रखिएगा, पहली प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनी थी वह स्काई रूट एरोस्पेस और पहला जो रॉकेट था वह विक्रम एस। तो यहां पर यह बात नहीं है। आगे अगर हम चलेंगे इसमें, तो यहां पर हम देखते हैं कि अभी जो रिसेंटली इसी कंपनी के द्वारा एक रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी हो रही है। सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं और संभवतः इसे जुलाई और अगस्त के बीच में लॉन्च किया जाएगा। और उस रॉकेट का नाम है विक्रम वन। और यह विक्रम वन भारत का पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट है। ऑर्बिटल रॉकेट का मतलब उपग्रह को लेकर ऑर्बिट में
जाने वाला रॉकेट है। और इस रॉकेट को, जो ये रॉकेट लॉन्च किया जाएगा, ये जो रॉकेट है आपका, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 को क्या कर दी है, हरी झंडी दिखा दी है। और इस रॉकेट को हैदराबाद स्थित स्टार्टअप कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा विकसित किया गया है। यह रॉकेट का पहला कक्षीय प्रक्षेपण जून 2026 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से प्रस्तावित है। तो जून में यह प्रस्तावित था, फिलहाल अभी नहीं। अब यह उम्मीद है कि ये 12 जुलाई से 4 अगस्त के बीच में इसका प्रक्षेपण होने की उम्मीद है। ठीक है, आगे अगर हम इसी में देखें तो ये आपका इमेज है किसका, जो विक्रम-1 जो रॉकेट है, ये विक्रम-1 रॉकेट यही है जिसको अभी लॉन्च किया जाना है जुलाई और अगस्त के बीच में। अब अगर हम विक्रम रॉकेट की सीरीज को देखें तो विक्रम रॉकेट की सीरीज में दो चीजें आप देखिएगा, विक्रम-S और विक्रम-1 दोनों अलग अलग रॉकेट है। जनरली एक सब ऑर्बिटल रॉकेट है और एक ऑर्बिटल रॉकेट है। ठीक है, तो दोनों ही विक्रम सीरीज का हिस्सा है। इन्हें भारत की निजी कंपनी स्काई रूट द्वारा विकसित की गई है। और इस विक्रम-X ये प्रोटोटाइप रॉकेट है जिसका मुख्य उद्देश्य था स्काई रूट की तकनीकी का परीक्षण करना। यानी कि यह था कि स्काई रूट रॉकेट को लॉन्च कर सकता है कि नहीं कर सकता है। मिशन का नाम रखा गया था प्रारंभ, और ये एक सब ऑर्बिटल रॉकेट है। इसका मतलब है कि अंतरिक्ष की सीमा यानी कि जो कैरमन लाइन है तक तो ये गया, लेकिन पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होने के लिए इसके पास पर्याप्त गति नहीं थी। लेकिन ये एक बहुत बड़ा कदम था कि भारत की कोई प्राइवेट सेक्टर की कंपनी ऐसा काम कर रही है। ठीक है ना, अभी आपने अगर देखा होगा तो एक अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी है, इसी के द्वारा प्राइवेट सेक्टर का पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन युक्त रॉकेट लॉन्च किया गया था जिसका नाम था अग्निबाण, और सफलतापूर्वक कंपनी का नाम था अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी। ठीक है ना, 2022 में इसको लॉन्च किया गया था। इसमें जो इंजन है उस इंजन का नाम रखा गया था कलाम 80, जो कि ठोस ईंधन वाला इंजन उपयोग किया गया था। और आपको पता है कि जो ठोस ईंधन है वो हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन इसमें इस्तेमाल होता है। और इस सीरीज के मुख्य रॉकेटों के लिए इस्तेमाल होने वाली तकनीकी जैसे एवियोनिक्स और प्रोपल्सन को मान्य करना था। यानी कि ये देखना था कि हम रॉकेट को लॉन्च कर सकते हैं कि नहीं। ये बात इसरो की नहीं हो रही है, ये बात आप ध्यान से समझिएगा, ये प्राइवेट सेक्टर की बात हो रही है। तो वो किसकी बात थी, विक्रम-S की बात थी। विक्रम-S के बाद नेक्स्ट जो है आपका, जो रिसेंटली अभी लॉन्च होने वाला है, उसका नाम है विक्रम-1। अब ये विक्रम-1 क्या है, अब सब ऑर्बिटल नहीं, कैसा है, ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल्स है। और इसके प्रक्षेपण के लिए इसको डिजाइन किया गया है, किसके, उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए। और यह भारत का क्या होगा, पहला रॉकेट होगा जो उपग्रह को उनकी कक्षा में स्थापित करेगा। 25 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में स्काई रूट एरोस्पेस के मुख्यालय से विक्रम-S रॉकेट के फ्लाइट हार्डवेयर को हरी झंडी दिखाकर श्रीहरिकोटा के लिए क्या कर दिया, रवाना किया। इसकी जो प्रक्षेपण की अवधि है वह जुलाई 12 टू 4 अगस्त के बीच में रखी गई है। पहले प्रस्तावित थी ये जून में, लेकिन अब उम्मीद है कि जुलाई और अगस्त के बीच में इसको क्या कर दिया जाएगा, लॉन्च कर दिया गया। अभी लॉन्च नहीं हुआ है। तो विक्रम-1 क्या है, पूरी तरीके से इसको हैदराबाद में डिजाइन किया गया है। मुख्यमंत्री ने इसे राज्य के लिए एक बड़े मील का पत्थर बताया गया है। क्यों, क्योंकि तेलंगाना भारत के एरोस्पेस क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य के रूप में विकसित हो रहा है। ठीक है, मुख्यमंत्री का संबंध इसके विकास से नहीं है। जनरली क्या है कि अक्सर न्यूज में मिल रहा है सुनने को कि यह मुख्यमंत्री का रॉकेट है, तो मुख्यमंत्री का इससे कोई संबंध नहीं है, बल्कि इसके लॉन्च की तैयारियों को प्रोत्साहित करने के लिए तेलंगाना को स्पेस टेक का केंद्र बनाने के विजन से है।
ठीक है। और ये रॉकेट कैसा है? मल्टी स्टेज रॉकेट है। क्षमता कितनी है? 290 किलोग्राम के उपग्रह को, 290 से 480 किलोग्राम के उपग्रह को कहां पर? पृथ्वी की निचली कक्षा 300 से 400 किलोमीटर में ये ले जाएगी। और इसमें 3D प्रिंटेड लिक्विड इंजन का भी उपयोग किया जाएगा, जबकि विक्रम एस में ऐसा नहीं था, उसमें सॉलिड बूस्टर इंजन था, इसमें लिक्विड बूस्टर इंजन का भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो जो सॉलिड इंजन है उसका नाम रखा गया है कलाम, और जो लिक्विड इंजन है उसका नाम रखा गया है रमन, और जो क्रायोजेनिक इंजन है उसका नाम रखा गया है धवन। ठीक है। तो इसमें जो इंजन इस्तेमाल हो रहा है, क्रायोजेनिक जो इंजन इस्तेमाल होगा, जैसे कि आपको पता है कि लिक्विड फ्यूल के लिए हम क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल करते हैं, तो क्रायोजेनिक इंजन जो इस्तेमाल होगा उसका नाम रखा गया है धवन, जो सॉलिड इंजन इस्तेमाल होगा उसका नाम रखा गया है कलाम, और जो लिक्विड ईंधन इस्तेमाल होगा उसका नाम रखा गया है रमन। तो सॉलिड में आप जानते ही हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन का इस्तेमाल होता है। लिक्विड ईंधन के तौर पर अगर हम देखें तो अनसिमेट्रिकल डाई मेथिल हाइड्राजीन का इस्तेमाल होता है। और क्रायोजेनिक फ्यूल पे चलेंगे तो लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन, जिनका टेम्परेचर -183 डिग्री सेंटीग्रेड और -153 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। ठीक है। तो याद रखिएगा, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इसमें जो ईंधन इस्तेमाल हो रहा है, सॉलिड इंजन के लिए किसका नाम? कलाम जी का। लिक्विड इंजन के लिए किसका नाम? रमन जी का। और क्रायोजेनिक इंजन के लिए किसका नाम? धवन जी का नाम। और ये तीनों नाम से आप लोग परिचित ही हैं, रमन, धवन जी और आपके कलाम जी। ठीक है। तो ये आपका कौन सा है? विक्रम 1। अब इसके आगे अगर हम इनकी तुलना करें तो आप देख लीजिएगा दोनों की विशेषता है। अगर हम कंपैरिजन करें इसमें, तो कंपैरिजन में आप देखिएगा विक्रम एस और विक्रम 1 दोनों की कंपैरिजन में, यह विक्रम एस कैसा था? एक प्रकार का प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप का मतलब टेस्टिंग, परीक्षण। लेकिन यह कैसा होगा? पूर्णतया विकसित व्यावसायिक रॉकेट। उड़ान का प्रकार ये सब ऑर्बिटल था, यानी अंतरिक्ष को छूकर वापस आना इसका लक्ष्य था। लेकिन ये ऑर्बिटल है, इसका मतलब कि ये उपग्रह को कक्षा में क्या करेगा? स्थापित करेगा। पेलोड क्षमता इसकी बहुत कम, केवल परीक्षणी उपकरण था, लेकिन इसकी पेलोड क्षमता कितनी है? 480 किलोग्राम। ठीक है। पेलोड क्षमता, पेलोड का मतलब होता है नीति भार, नीति भार का मतलब होता है कोई उपग्रह कितने अपने नीति भार को ले जा सकता है, यानी उपग्रह को ले जा सकता है। महत्व अगर हम इसका देखें तो इसका महत्व, विक्रम एक्स का मतलब सिर्फ इतना था, तकनीकी का प्रदर्शन करना, यानी कि हम अपने रॉकेट को लॉन्च कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आपको याद होगा कि 1960 के दशक में जब हम लोगों ने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की थी, 1962 में इनकॉस्पर का गठन हुआ था, और 1963 में हम लोगों ने अमेरिका से प्राप्त एक रॉकेट जिसका नाम था नाइक अपाचे, उसको थोम्बा इक्वेटोरियल लॉन्चिंग स्टेशन, जो कि आपके तिरुवनंतपुरम केरल में स्थापित था, जो भारत का पहला लॉन्चिंग स्टेशन था, वहां से हम लोगों ने लॉन्च किया। तो हम लोगों ने जब रॉकेट को लॉन्च किया था नाइक अपाचे को, तो हम सिर्फ ये दिखाना चाहते थे और देखना चाहते थे कि क्या हम अपनी धरती से रॉकेट को लॉन्च कर सकते हैं कि नहीं। और हम 1963 में नाइक अपाचे को लॉन्च करके इसमें सफलता हासिल की। और जैसे ही हम लोगों ने नाइक अपाचे को लॉन्च किया, इनकास्पर को पुनर्गठित कर हम लोगों ने इसरो की स्थापना कर ली 1969 में। और उससे आगे एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई, जैसे इसरो का गठन हुआ, गठन होने के बाद हम लोगों ने 1975 में अपना पहला उपग्रह जिसका नाम था आर्यभट्ट, जो कि सोवियत संघ से लॉन्च किया गया था प्रोफेसर सतीश धवन के नेतृत्व में। ठीक है। तो अब अगर देखा जाए तो यह तकनीकी प्रदर्शन था, और यह उपग्रहों को क्या काम करना था? तैयार करना था। इसका मिशन सफल हुआ कब? 2022 में, जब विक्रम एस लॉन्च हुआ। ठीक है ना। लेकिन विक्रम 1 ये तैयारी में है, और तैयारी का तात्पर्य यह है कि ये मोस्टली, जहां तक उम्मीद है, ये जुलाई और अगस्त के बीच में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। तो विक्रम एस एक नींव की तरह था, जिसने यह साबित किया कि स्काई रूट बना सकती है, जबकि विक्रम 1
वह वास्तविक वाहन है जो ग्राहकों के उपग्रह को अंतरिक्ष में पहुंचाने का काम करेगा। प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है तो जाहिर सी बात है प्राइवेट सेक्टर के उपग्रह को लॉन्च करने में और आसानी होगी। और जैसा कि आपको पता है कि इसरो की जो दूसरी व्यावसायिक शाखा है जिसको हम बोलते हैं न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, उसी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के तहत भारत का प्राइवेट सेक्टर का अपना इसरो का प्राइवेट सेक्टर का जो पहला लॉन्चिंग व्हीकल्स बना जिसको हम बोलते हैं स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV, ये इसरो का है, ठीक है ना, प्राइवेट सेक्टर का। और यहां पर प्राइवेट सेक्टर का कौन सा है आपका, ये प्राइवेट सेक्टर का कौन सा है, किसका, एरो स्पेस स्काई रूट का। तो दोनों का नाम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम डॉक्टर विक्रम अंबालाल साराभाई के सम्मान में रखा गया है। तो ये अभी हाल फिलहाल में 2-3 दिन की न्यूज थी कि विक्रम 1 को जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। और ये कल की न्यूज थी कि जो स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी है वो उसकी सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और ये जल्द ही क्या होगा, लॉन्च होने वाला है। इसके अलावा अगर हम वैसे देखें तो इसरो के जो अपने लॉन्चिंग व्हीकल्स हैं, तो इसरो के अपने लॉन्चिंग व्हीकल्स में पहला जो इसरो का लॉन्चिंग व्हीकल्स बना था वो कौन था, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, ठीक है ना। दूसरा बना था आपका ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। ये पहला ऐसा रॉकेट था जो कितने चरण का था, 4 चरणों का रॉकेट था, ठीक है ना, जिसमें 2 सॉलिड और 2 चारों के चारों कैसे थे, सॉलिड फ्यूल वाले थे। ASLV ये कितने चरण का, 5 चरणों वाला रॉकेट था। फिर PSLV ये भी 4 चरणों वाला रॉकेट था, लेकिन इसके 2 चरण सॉलिड और 2 चरण कैसे थे, लिक्विड थे, PSLV। और इसी PSLV को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स बोलते हैं। इस PSLV को इसरो के द्वारा लाडला यान की संज्ञा दी गई है। वो इसलिए क्योंकि ये निचली कक्षा से लेकर दूर की कक्षा में, यहां तक कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में भी उपग्रहों को स्थापित करने में सफल रहा है, ठीक है। उसके बाद इसरो का नेक्स्ट जो जनरेशन था वो है आपका जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, यानी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में भारी उपग्रहों को भेजने के लिए GSLV का निर्माण किया गया था। और इस GSLV की 3 श्रेणियां थी, GSLV मैक फर्स्ट, GSLV मैक सेकेंड और GSLV मैक थर्ड। तो GSLV 3 चरणों वाला रॉकेट इंजन था, कितना, 3 चरणों वाला यह रॉकेट इंजन था, जिसके पहले चरण में आपका सॉलिड इस्तेमाल होता था, दूसरे चरण में लिक्विड फ्यूल इस्तेमाल होता था, तीसरे चरण में भी लिक्विड फ्यूल था, लेकिन उसमें क्रायोजेनिक फ्यूल उसको बोला जाता है, जिसमें लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन था। तो GSLV मैक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में यही अंतर है कि GSLV मैक फर्स्ट में विदेशी क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल हुआ था, जबकि GSLV मैक सेकेंड और थर्ड में स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल हुआ। और इसी GSLV मैक थर्ड को बोला जाता है इसरो का बाहुबली यान। क्यों? क्योंकि प्रारंभिक क्षमता इसकी 4 टन थी, लेकिन अब जो इसकी क्षमता है वो बढ़कर लगभग 8 टन के आसपास हो चुकी है। क्योंकि आप लोगों ने न्यूज पढ़ा होगा कि ब्लू वर्ड जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया था उसकी क्षमता कितनी है, लगभग 8 टन थी। उसको सक्सेसफुली GSLV मैक थर्ड ने लॉन्च किया है। और इसी GSLV मैक थर्ड का नया नाम है लॉन्च व्हीकल्स मशीन थर्ड, LVM थर्ड के नाम से इसको बोला जाता है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के लिए एक नया रॉकेट लॉन्च किया गया है, उसका नाम है SSLV। इसके अलावा भारत रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स, यानी कि दोबारा उपयोग में आने वाले लॉन्च व्हीकल्स का भी परीक्षण सफलतापूर्वक कर चुका है। तो ये हमारे इसरो के लॉन्चिंग व्हीकल्स थे। प्राइवेट सेक्टर के जो थे वो विक्रम S और विक्रम 1 रॉकेट था, ठीक है। तो आज की क्लास में इतनी ही समय कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर आएंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।